नमस्कार, मैं श्रद्धा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्न नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको विधि के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ लॉ कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि रूढ़ि आ जाता है, पूर्व निर्णय आ जाता है, विधायन आ जाता है, इनके बारे में बताऊंगी। यानी कि कस्टम, प्रेसिडेंट्स एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, ये तीनों इसके पार्ट्स हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगी। सोर्सेज ऑफ लॉ यानी कि विधि के स्रोत। विधि के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग बातें बताई हैं। कुछ ने कहा है कि इसकी उत्पत्ति सिद्धांतों के अनुसार हुआ है, तो कुछ ने कहा है कि ये प्राकृतिक विधि के द्वारा ईश्वर की शक्ति मानी गई है। तो विधि के स्रोत से मतलब यहाँ की विधि की उत्पत्ति से है, यानी कि विधि कैसे उत्पन्न हुई। कुछ विद्वानों ने इसको मानवीय माना है, तो कुछ ने इसको संप्रभु माना है, यानी कि ऑस्टिन जैसे विद्वानों ने इसको संप्रभु माना है, और वहीं पर सामाजिक अर्थशास्त्रियों ने इसको लोक चेतना माना है। तो धर्मशास्त्रियों की बात करें तो धर्मशास्त्रियों ने इसकी उत्पत्ति के स्रोत, कुछ ने गीता माना है, कुछ ने बाइबल माना है, कुछ ने कुरान माना है, कुछ ने वेद माना है। इस प्रकार से अलग अलग धर्मशास्त्रियों ने इसको अलग अलग तरीके से माना है। और स्रोत को लेकर के सबकी अपनी भावना है। जैसे गीता में एक श्लोक है कृष्ण भगवान को लेकर के कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तो तैसी। यानी कि कृष्ण भगवान को जिसने जिस रूप में कृष्ण भगवान को जिसने समझा था, उसने कृष्ण भगवान के रूप को उसी प्रकार से देखा था। सेम चीज यहाँ विधि शास्त्र में है। अगर आप नॉर्मल बात करेंगे, ये विधि शास्त्र में ये कहाँ से लेके आ गई, गीता की बात है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। विधि शास्त्र में भी यही, किसी ने इसको शक्ति मानी ईश्वर की, तो किसी ने इसको मानवीय माना, किसी ने संप्रभु माना, तो किसी ने इसको कहा बाइबल से लिया गया, किसी ने कहा कुरान से लिया गया। तो जिसकी जैसी भावना थी उसने उसको विधि शास्त्र को उस प्रकार से डिस्क्राइब किया। परंतु अगर इसके अंगों की बात करें हम, तो इसके अंग है रूढ़ि, पूर्व निर्णय और विधायन। ये तीन इसके मुख्य अंग हैं। अब रूढ़ि क्या होती है? अगर हम रूढ़ि की बात करें तो रूढ़ि एक ऐसी प्रथा को कहते हैं जो कि बहुत समय पहले से चली आ रही है और बहुत पुरानी होने के कारण इसको विधि के रूप में शामिल कर लिया गया। एक ऐसी परंपराएं जो कि लंबे समय से समाज में प्रचलित होती हैं और जिसको हम अपने बुद्धि से, विवेक का प्रयोग करके, इसके बिना ही केवल इसलिए आचरण में लाते हैं क्योंकि वे पहले से चली आ रही है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूं, तो आपके घर में कोई पूजा होती हो, कोई स्पेशल पूजा, वो तो दादी करती थी, फिर उसी प्रकार से मम्मी ने किया, उसी प्रकार से आप कर रहे हैं और आगे आने वाली जनरेशन उसी प्रकार से फॉलो करती रहेगी। उसका रीजन नहीं पता है, लेकिन आपके यहाँ ऐसे होता है, मेरे यहाँ ऐसे होता है। कब हुआ था पहली बार, क्यों किया गया था, कैसे हुआ था, नहीं पता। आजकल तो बच्चों को होली दिवाली भी नहीं पता कि क्यों होती है, बस होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वजों ने किया था और हम उसको करते आ रहे हैं। तो यही रूढ़ी हो जाती है। ये रूढ़ियाँ किसी भी समाज के विकास में सहायक होती हैं। यदि अगर इसके विकास के लिए अगर बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर लिया जाए, तो जिसमें निरंतर परिवर्तन आवश्यक होता है, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन के बिना तो विकास संभव नहीं है ना। तो रूढ़ी जरूरी है, रूढ़ी इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन कैसे? रूढ़ी शामिल होना चाहिए लेकिन परिवर्तन के साथ शामिल होनी चाहिए। अब रूढ़ी की बात करें तो रूढ़ी भी दो प्रकार की होती है। रूढ़ी भी दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी रूढ़ी होती है? एक मानवीय रूढ़ी होती है, एक अमानवीय रूढ़ी होती है। अलग अलग विद्वानों ने रूढ़ी की अलग अलग परिभाषाएं भी दी है। जैसे सामंड ने कहा है कि रूढ़ी ऐसे सिद्धांत की अभिव्यक्ति है जिसको कि न्याय और लोकोपयोगिता के सिद्धांत के रूप में
राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि लोक हित के लिए जो स्वीकार कर लिया गया है, लोक चेतना के लिए जो स्वीकार कर लिया गया है, ऐसे सिद्धांत की अभिव्यक्ति रूढ़ि है। अब हालैंड ने क्या कहा है? हालैंड ने कहा है कि रूढ़ि जो है वह आचरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका हम निरंतर पालन करते रहते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई घास का मैदान है और घास का मैदान है, लगातार एक ही लाइन से अगर लोग वही रास्ते से आते जाते रहेंगे तो घास पे क्या होता है, एक निशान सा बन जाता है पैरों का। उसी प्रकार से एक नित्य प्रति के व्यवहारों के अनुकरण से एक प्रथा का जन्म होता है। यानी कि अगर आगे आने वाली जनरेशन फॉलो करती जा रही है तो वह एक प्रथा का रूप ले लेगी। कार्टर ने क्या कहा है? कार्टर ने कहा है कि जो समान परिस्थितियों में समस्त व्यक्तियों के कार्यों की जो एक रूपता होती है उसको रूढ़ि कहते हैं। यानी कि 10 लोग उसी काम को करने लगे, फिर आगे आने वाले 10 लोग उसी काम को करने लगे, वह रूढ़ि बन जाती है। ठीक है। अब हेल्सबरी ने क्या कहा? हेल्सबरी ने कहा कि रूढ़ि जो है वह एक विशेष नियम है जो कि वास्तविक रूप से, संभाविक रूप से वे अनादिकाल से चला आ रहा है और यह एक विशिष्ट भू क्षेत्र में विधि के बल प्राप्त हो गया है। यानी कि हम ये मानते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमें शक्ति मिलती है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये गलत है। तो ये चीज़ें आपका रूढ़ि कहलाती है। हम ये ऐसा फॉलो कर रहे हैं तो ये सही है, ऐसा फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, ये संगत है या असंगत है, ये प्रतिकूल है या अनुकूल है, तो ये रूढ़ि में आ गई। अब आइए देख लेते हैं कि रूढ़ि के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो प्राचीनता होती है, निरंतरता होती है, निश्चितता होनी आवश्यक है, सुसंगता होनी जरूरी है, लोक नीति पर निर्धारित होती है रूढ़ि जो है, और अगर रूढ़ि का कोई पालन नहीं करता है तो पालन करना जरूरी हो जाता है, ये बाध्यकारी बल भी होती है। ये तो हो गई रूढ़ि की बात। अब पूर्व निर्णय यानी कि प्रेसिडेंट। पूर्व निर्णय के बारे में क्या कहा गया कि पूर्व निर्णय से मतलब यहाँ पर भूतकालीन निर्णयों के मार्गदर्शन से है। यानी कि भूतकालीन मार्गदर्शन के रूप में जो भी अपनाते हुए भावी निर्णय को लागू करना, जिसमें विधि के स्रोत के रूप में न्यायिक पूर्ण निर्णय का एक अपना महत्व है। पूर्ण निर्णय को नाजीर यानी कि प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। सामान्य ने पूर्ण निर्णय के बारे में क्या कहा है? सामान्य ने कहा है कि पूर्ण निर्णय को न्यायालय के द्वारा दिया जाता है और यह एक ऐसा निर्णय है जिसमें विधि का कोई भी सिद्धांत निहित होता है। पूर्व निर्णय में निहित सिद्धांत जो उसे प्राधिकारता तत्व प्रदान करता है। विधि शास्त्र की भाषा में अगर कहें तो यह एक विनिश्चय आधार कहलाता है और ऐसा कोई भी ठोस निर्णय जो कि संबंधित पक्षकारों पर अगर बाध्यकारी है तो इन निर्णयों के आधार पर विधि को एक स्वरूप प्रदान कर देता है। ठीक है। वहीं पर जॉन बेंथम ने क्या कहा? जॉन बेंथम ने कहा कि पूर्व निर्णय ठीक है, यह न्यायाधीश के द्वारा एक बनाया गया नियम होता है और ऑस्टिन ने इसको न्यायपालिका का विधि कहा है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें, कोल का भी परिभाषा देख लेते पहले। कोल ने कहा है कि पूर्व निर्णय को आधार प्रदान करने के लिए मोजेस एक पहला रिपोर्टर था जिसने कि पूर्व निर्णय को एक आधार प्रदान किया है। ठीक है। अगर हम पूर्व निर्णय की बात करें, अगर हम नॉर्मली पूर्व निर्णय से संबंधित जो भी है अगर हम उसकी बात करें नॉर्मली तो क्या होगा? पूर्व निर्णय कुछ नहीं है। पूर्व निर्णय एक आगमात्मक सिद्धांत है, माना एक आने वाला सिद्धांत। ठीक है। पूर्व निर्णय एक निर्णयात्मक सिद्धांत है, यानी कि निर्णय देने वाला सिद्धांत। ठीक है। पूर्व निर्णय एक घोषणात्मक सिद्धांत है, यानी कि घोषणा करने वाला सिद्धांत।
ये तो हो गई पूर्व निर्णय की बात। अब अगर हम विधायन की बात करें कि चलो ठीक है भैया, ये तो पूर्ण निर्णय हो गई, हम विधायन क्या होता है, तो विधि शास्त्र की में विधायन का जो है एक अपना ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें क्या होता है कि विधि की जो शक्तियां होती हैं वह विधायन में निहित होती हैं, यानी कि इसका जो तात्पर्य है वह विधि से होती है, यानी कि विधि के द्वारा की गई शक्तियां, विधि के द्वारा प्राप्त की गई शक्तियां, यानी कि जो रूढ़ी चली आ रही है, जो प्रथा चली आ रही है, इन सब को विधि के द्वारा, यानी कि एक नियम, एक कानून के द्वारा शक्ति प्रदान करना, समझ में आया ना, यही विधायन है। कि ये तो रूढ़ी हो गई, ये प्रथा हो गई, अब इस रूढ़ी प्रथा को एक तार में कैसे बांधेंगे कि सब लोग इसको फॉलो करें, जो चीज़ अच्छी है उसको सब लोग फॉलो करें, जो नहीं फॉलो कर रहा है उसको दंड कैसे दिया जाए, इन सब बातों को विधायन में शामिल किया गया है। यानी विधायन यानी कि एक विधि का स्रोत, एक ऐसा कानून बनाना जो कि जिसके द्वारा एक नियम का पालन किया जाए, यानी कि इन विधियों को एक शक्ति प्रदान करना, यही विधायन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।